आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। पूरे देश के अंदर जहां पर इलेक्शन का मिजाज हर जगह जाना जा रहा है, हर एक स्टेट में क्या कहना है इलेक्शंस का और लोगों का किस तरफ रुझान है, उसके ऊपर आप रोज़ाना टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, मोबाइल स्क्रीन्स पे वीडियोस देख रहे होंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस चल रहे हैं। वहीं एक अहम इलेक्शंस, बार एसोसिएशन के इलेक्शंस, सिंपल भाषा में कहें हर एक इंसान को जो समझ आए तो एडवोकेट्स के इलेक्शंस, जहां पर वकील लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर, और भी कुछ अन्य पोस्ट हैं, कैशियर्स की पोस्ट हैं। तो 27 तारीख को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए 4 नाम हैं, जिनमें से अभिनव शर्मा जी हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन के, इस बार फिर से प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, बार एसोसिएशन, क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप पहले भी एक टेन्योर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो आपने काम करवाए, और अब क्या क्या, अगर आप 2019 में चुन के आते हैं तो बार एसोसिएशन के लिए आप और क्या क्या काम करवाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, बड़े ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो पहले टेन्योर में भी थोड़ा उसको अपलिफ्ट किया, लेकिन अभी भी जैसे कि तकरीबन मेरे मुताबिक 600-700 वकील ऐसे हैं जो अभी ओपन एरियाज़ में बैठते हैं। गर्मियों में धूप सताती है, सर्दियों में ठंड सताती है, बरसात में बारिश सताती है। तो पहला मेरा जो एजेंडा है वो तकरीबन 101 चैम्बर्स वकीलों के लिए और बनाने हैं, ताकि कम से कम 500-600 वकील उसमें एडजस्ट हो पाएँ, एकोमोडेट हो पाएँ। पिछले टेन्योर में मैंने 217 चैम्बर्स जो थे, जो शुरुआत तो जिनकी तकरीबन 2009 में हुई थी, लेकिन 2012 से वो बंद पड़े थे, तो उनकी कंप्लीशन के लिए कोई तकरीबन 5 करोड़ 28 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जो मैंने अपना प्रेसिडेंट की ऑफिस एज्यूम करते ही विद इन 1 मंथ रिलीज़ करवाया, उनको उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई, और तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री टी.एस. ठाकुर जी को इनवाइट करके वो चैम्बर्स 27 फरवरी 2016 को तकरीबन 217 चैम्बर, जो कि 1500 वकीलों को, वो मैंने अलॉट करवाए, जिनमें आजकल वकील बैठ रहे हैं और आराम से काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही तकरीबन 101 चैम्बर्स और बनाने की ज़रूरत है, जिनमें मैं फ़ौरन अपना इनिशिएटिव लूँगा और उनको अपने अगले टेन्योर में कंप्लीट करवाऊँगा। इसके अलावा मेरा एजेंडा है एक अच्छा ऑडिटोरियम। हमारे एडवोकेट्स के लिए कोई भी मतलब ना सेमिनार्स करने की कोई जगह है, ना कोई एक्टिविटी प्रोफेशनल रिलेटेड किसी ऑनरेबल जज को बुला के, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे कोई ज्यूरिस्ट को बुलाएं। हमारे पास स्पेस ही नहीं है, एकोमोडेशन ही नहीं है जहाँ पे हम यंग लायर्स को एजुकेट कर सकें प्रोफेशन में ग्रो होने के लिए। तो मेरा दूसरा मकसद जो है, एक अच्छा ऑडिटोरियम, जो मैंने ऑलरेडी मैटर टेकअप में कर चुका हूँ कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए की लागत से एक अच्छा ऑडिटोरियम, जिसमें एक ए क्लास लाइब्रेरी विद हेल्थ क्लब फैसिलिटीज़ हों। ये मेरा सेकंड इम्पॉर्टेंट इशू है। थर्ड, देखिए, लीगल प्रोफेशन में इनिशियली सर्वाइव करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल है, और इनिशियली स्टेट की तरफ से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती। आप देखते हैं जैसे कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं, फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं। फॉरेस्ट के लिए रहबरे जंगलात, एग्रीकल्चर के लिए रहबरे ज़राअत, ऐसे ही जो फिज़िकल एजुकेशन में ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए रहबरे सेहत, और उनको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है। तो मेरा नेक्स्ट इशू जो है वो मैं ऑलरेडी इस पर स्टडी कर चुका हूँ। 4-5 स्टेट्स में स्टाइपेंड का प्रावधान है भी है, और मैं भी इसी पे वर्कआउट करूंगा। और मैंने कल कमिटमेंट भी की अपनी लायर्स मीट में कि विद इन 6 मंथ्स मैं ये इंश्योर करूंगा कि जिनकी 5 साल तक फ्रेश लायर्स की, जो नए वकील हैं
जिनकी 5 साल तक वकालत हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है, उनको कम से कम 6-7 हज़ार रुपया स्टाइपेंड मंथली दिलवाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, देखिए कितने सीनियर लायर्स हैं, हर अच्छे लायर के साथ 8-10 जूनियर्स हैं। तो मैं तो ये अपील करूँगा सीनियर लायर्स के साथ कि आप भी अपने जूनियर्स को फाइनेंशियली असिस्ट करिए, हर केस में उनसे असिस्टेंस लीगली लीजिए ताकि वो एजुकेट आप उनको कर पाएँ, और साथ में पर केस उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस दें। सर, ये आपने जो अपने एजेंडा बताया कि इनके ऊपर आप काम करेंगे, अभिनव जी, जब आपका टेन्योर था या उसके अलावा भी बात करें, बार एसोसिएशन आज सिर्फ वकीलों के लिए नहीं जानी जाती। जम्मू के जो कोर इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी बार हमेशा एक बड़ा स्टैंड लेती है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू हो, चाहे वो एम्स का इशू हो। और एम्स की जंग जो आपने लड़ी थी उसका काफ़ी बार आपको काफ़ी लोगों ने श्रेय भी दिया है। क्या इसी तरह से आप अगर फिर से प्रेसिडेंट बनते तो जम्मू के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बार इसी तरह से जो है लड़ाई लड़ती रहेगी? देखिए, मेरा एक तो मैंने आपसे बात की डेवलपमेंट की, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस टाइम रिक्वायरमेंट है बाहर में कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने की। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसी कारणवश गैप बढ़ा 2 कम्युनिटीज़ में, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। मेरी फोरमोस्ट कोशिश होगी कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम किया जाए, उसको ब्रिज किया जाए और कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन किया जाए। मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे टेन्योर में कोई ऐसा इशू जिस पे कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो सकती हो, मैं उसको इनकरेज नहीं करूँगा। और मैं आपके माध्यम के थ्रू दोनों कम्युनिटीज़ को ये कहूँगा, एक एक स्टेप आगे बढ़िए और इस ट्रस्ट डेफिसिट को डिक्रीज करिए, इसको ब्रिज करिए। ये मेरा पहला एफर्ट होगा। दूसरा, जैसे आपने कहा, बार एसोसिएशन जम्मू पे सिविल सोसाइटी की नज़र होती है। आपने देखा अमरनाथ लैंड रो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, MBBS एजिटेशन 98 में, उसके बाद एम्स एजिटेशन तो एक एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। इंसिडेंटली उस टाइम मैं बार का प्रेसिडेंट था और मुझे चेयरमैन बनाया गया एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट के साथ ये एजिटेशन आगे बढ़ी, बीच में थोड़ी वीक भी हुई, फिर रिवाइव हुई और अल्टीमेटली मेरे यंग लायर्स की सपोर्ट से, जिन्होंने सड़कों पे डंडे खाए, टीयर गैस फेस की, केसेस रजिस्टर हुए उनके खिलाफ, क्रिमिनल केसेस, वो अल्टीमेटली मैंने क्लोज करवाए, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट से एक्सेप्ट कराई और फाइनली जम्मू को सेपरेट एम्स 3 फरवरी 2019 को मिला और जिसकी लागत आपने देखा 1638 करोड़ रुपया। ये सारा बाकी इंस्टीट्यूशंस, बाकी संस्थाओं की सपोर्ट से बार को ये श्रेय जाता है, क्योंकि बार इसको स्पीयर हेड कर रही थी और इसका मेजर श्रेय जो जाता है वो यंग लायर्स को जाता है। तो ऐसे ही इश्यूज अगर आते हैं तो बार शाना बिशाना जम्मू के लोगों के साथ है। जम्मू के लोगों के साथ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होगी, बार कंधे से कंधा मिला के इंसाफ लेने के लिए वो जंग लड़ने के लिए तैयार है। अरुण जी, एक आखिरी सवाल, आज जब भी हम बार एसोसिएशन की जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन ज़रूर बार एसोसिएशन के जो भी प्रधान रहे उनकी रहती है। अगर हम प्रेजेंट प्रधान की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी नेशनल मीडिया पर भी जो पीछे रसाना का इशू वगैरह हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा गया। आपका भी देखें तो कहीं ना कहीं झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो क्या पार्टी पॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है या फिर एक प्रेसिडेंट का झुकाव उस तरफ भी रहेगा, अगर आप मतलब इस पूरी एसोसिएशन को देखा जाए तो? देखिए, ऐसा है, बार में जितने भी मेंबर्स हैं ये डिफरेंट एरियाज से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिफरेंट तहसील से हैं और इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंक्लिनेशन है, एफिलिएशन है। लेकिन बार एज ए होल, मैंने आपको पहले कहा, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेरा पिछला टेन्योर भी आपने देखा, मेरा झुकाव पहले भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ था। ये नहीं है कि मैंने आज ज्वाइन की तो मेरा झुकाव नहीं था, मैं जुड़ा हुआ था शुरू से। लेकिन मेरा पहला टेन्योर, मेरा सर्टिफिकेट है कि मेरे पहले टेन्योर में कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मेरे पहले टेन्योर में मैं एक वाहिद प्रधान रहा हूं इस बार का जिसने अपने पूरे टेन्योर में
किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी मंत्री को फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए बार के अंदर नहीं इनवाइट किया। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अभिनव शर्मा के टेन्योर के दौरान ना कोई एमएलए, ना कोई एमएलसी, ना कोई मंत्री बार में इनवाइट किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए। मैंने 5 करोड़ 28 लाख रुपया चैम्बर्स के लिए, 2 करोड़ 78 लाख रुपया 92 कनाल्स में पार्किंग लॉट बनाने के लिए, 70 लाख रुपया 2 बार एसोसिएशन के हॉल रिनोवेट करवाने के लिए, 58 लाख रुपया जो बीमार वकील थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मैंने जनरेट किया थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राइट, हमने सिर्फ 2 एमएलसीज को इनवाइट किया बार में, चूंकि वो हमारी बार के मेंबर थे, वो वकील थे, रमेश अरोड़ा जी और पठानिया जो रामनगर से एमएलए इलेक्ट होके आए हैं। अदरवाइज मेरा टेन्योर टोटली नॉन पॉलिटिकल रहा है और मैं इंश्योर कर रहा हूं मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन बार में बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। माई टेन्योर, इफ आई गेट ए चांस टू सर्व द बार, विल बी कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल टेन्योर। सर, काफ़ी बार जो है हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं, आपकी टीम्स, चाहे किसी का भी कोई भी प्रधान रहा हो, आपकी तरफ से फ्री लीगल कैंप्स लगाए जाते हैं। आप एक एडवोकेट लाइन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो एडवोकेट्स हायर नहीं कर पाते हैं, गरीब जनता आती है कोर्ट में, आपको रोज़ाना लोग मिलते होंगे। क्या आप प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि जो फ्री लीगल एड कैंप है जिसमें एडवाइस या फिर सजेशंस कुछ लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर पाते, वकील वगैरह, उसके लिए भी कुछ आपकी स्पेशल टीम या फिर कुछ एडवोकेट्स आप रखेंगे जो उन लोगों के लिए भी काम करें? देखिए, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता और ना मैं झूठे वादे कर सकता। ये जो फ्री लीगल सर्विस की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कानून बना है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसके लिए फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनी हैं तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इसमें हाई कोर्ट ने कमेटीज़ बनाई हैं और हाई कोर्ट की जो कमेटीज़ हैं उनको सेंटर से फंड्स आते हैं और उन फंड्स के ज़रिए ये अथॉरिटीज़ जो हैं गरीब लोगों को केस लड़ने के लिए मुफ्त वकील विदाउट फ़ी एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें बार का रोल नहीं होता। बार का रोल सिर्फ इतना होता है, बार अपने मेंबर्स में से कुछ नाम रिकमेंड करती है जिसको वो लीगल सर्विस अथॉरिटी अप्रूव करके एक लिस्ट बनाती है, तो उनके नाम जो हैं उस लिस्ट में आते हैं। सो इट इज़ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोसेस। बार भी इसमें कंट्रीब्यूटरी होती है अपने वकीलों के नाम देके, और लीगल सर्विस अथॉरिटी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके गरीब लोगों को मुफ्त लीगल सर्विस दिलाती है। बार एक्सक्लूसिवली कोई ऐसा काम नहीं करती। हाँ, जब कोई एजिटेशन होती है, झूठे केस लोगों पे पड़ते हैं, तो बच्चों पे केसेस पड़ते हैं, जैसे एम्स एजिटेशन में, अमरनाथ लैंड रो में, वहाँ बार एक टीम डिप्यूट करती है जो केसेस कोर्ट में चलान होते हैं जिनके, उनके लिए हम फ्री सर्विस वकीलों के थ्रू दिलाते हैं लोगों को। सर, ये जो रसाना का इशू हुआ था, इस इशू के अंदर कहीं ना कहीं जो बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू है, इसके ऊपर एक लेबल सा लगा दिया गया, चाहे आपके काउंटर पार्ट कश्मीर हो या फिर बाकी कुछ लीडर हों जिनमें कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स भी हैं, कि रेपिस्ट को शील्ड करने का काम किया, ये लेबल उनके द्वारा लगाया गया। क्या आपको लगता है कि जो ये लेबल लगाया गया उसके पीछे कसूरवार कौन है? और कुछ फीमेल एडवोकेट्स भी बाहर आए और उन्होंने कई सारे इल्ज़ामात भी बार एसोसिएशन के ऊपर लगाए। देखिए, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू था और बड़ा सेंसिटिवली इसको डील करना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा, ये एक पॉलिटिकल जो थी, एक कंस्पिरेसी थी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स की, जम्मू को बदनाम करने के लिए, और उसमें काफ़ी हद तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस सक्सेसफुल रहे और जम्मू के कुछ लीडर्स इसमें ट्रैप हो गए। दो इशू रेज हो सकता था, बट मेरी समझ के मुताबिक, मेरी विजडम के मुताबिक, इट वाज ए फिट केस विच वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अप थ्रू लीगल रिकोर्स इनिशियली, बट डिले हो गई। इस पे पॉलिटिक्स भी हुई, लोग सड़कों पे निकले,
कई लोगों ने सियासत की, लेकिन मेरा फर्म व्यू था, मेरे को भी कहा गया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, मेरा फर्म व्यू था कि ये मसला जो है ये सड़कों पे हल नहीं होगा, ये लीगल रिकोर्स से हल होना था, लेकिन वो रिकोर्स बड़ी जल्दी ले लेना चाहिए था। यहाँ तक बात रही जम्मू बार की, कोई फीमेल एडवोकेट्स बाहर निकली, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फीमेल एडवोकेट्स बाहर निकली। एक एडवोकेट हमारी हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कौन से टर्नओवर में उनको जम्मू बार की मेंबरशिप से एक्सक्लूड किया गया था। उन्होंने ये शुरू रेज किया, बट शी वाज आई थिंक ए लायर इन दैट केस। तो जम्मू बार की कोई फीमेल लायर ने ऐसी कोई उंगली नहीं उठाई। हाँ, जम्मू बार ने ये इनिशिएटिव लिया, अरसाना इशू टेकअप किया। मेरा व्यू उसमें डिफरेंट था, मेरा व्यू डिफरेंट था। मैं भी उस जनरल हाउस की मीटिंग में बोला, मेरा व्यू यही था कि ये लीगल रिकोर्स अडॉप्ट करने वाला केस था, सड़कों पे इसका हल नहीं निकलेगा। टेकअप किया गया, क्या अंजाम हुआ आपके सामने है। उसका रिजल्ट ये हुआ, थोड़ा डिवीज़न हुई हमारी बार में, लेकिन उसको आप रिपेयर करने की अब सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए मैं पूरे कोशिश करूँगा और ये इंश्योर करूँगा कि बार की कम्युनल हार्मनी मेंटेन रहे। ये गुलदस्ता जिसमें हर तरह का फूल है, ये वैसा ही खिला रहे जैसा पहले खिला था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। अभिनव शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि एज ए प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, 27 तारीख को इलेक्शन है। देखते हैं कि जो बार के एडवोकेट्स हैं उनका किस प्रधान को चुनने के लिए वोट जाता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात की है अभिनव शर्मा जी ने, जो पहले भी प्रधान रह चुके हैं, कम्युनल हार्मनी बनाने की कोशिश करेंगे अगर वो फिर से प्रधान बन के आते हैं तो। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। बार एसोसिएशन की जो इलेक्शंस हैं उनके एक्सक्लूसिव कवरेज जेके मीडिया पर जारी रहेगी। धन्यवाद।